Hello aspirants, my name is Drishti Jain and I welcome you to the series of घटना सूत्र। मैं सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं और मेरी यूपीएससी की दोस्ती काफ़ी पुरानी है। मैंने 3 सीएसई के मेंस और 2 फॉरेस्ट के मेंस और 2 इंटरव्यू दिए हुए हैं यूपीएससी में। मैं इस घटना सूत्र सीरीज़ में अपना पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और किस तरीके से किस चीज़ को पढ़ा और याद किया जा सकता है, क्योंकि यूपीएससी में पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन सही तरीके से और सही गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पीटी 365 डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी क्रिस्प और कॉम्प्रिहेंसिव होगा, जो प्रीलिम्स के लिए इनफ और सफिशिएंट होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत ही कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम साथ ही ट्राई करेंगे कि उसका स्टैटिक से लिंकेज और लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप बस इस वीडियो को 3 से 4 बार अच्छे से देख लीजिए एंड आई एम श्योर कि आपका पूरा करंट अफेयर्स पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से हो जाएगा। तो बिना देरी किए चलो लेट्स स्टार्ट पीटी 365 के बारे में देखते हैं। ये इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और पद्मा श्री अवार्डी हैं। अभी वो रिसेंटली पास हो गई, मतलब उनकी डेथ हो गई। वो हल्लाकल्ली ट्राइबल फैमिली से एसोसिएटेड है कर्नाटका से। उनको इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है एंड बाय हर ट्राइब एज द ट्री गॉडेस, और उनके ग्रुप के लोग उनको ट्री गॉडेस बोलते हैं। उन्होंने ओवर 1 लाख ट्रीज प्लांट किए हैं अक्रॉस कर्नाटका और 2021 में उनको पद्मश्री मिला था। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हम अवार्ड्स में। तो इंदिरा गांधी प्राइज़ के लिए तो फॉर्मर चिली प्रेसिडेंट मिकाएल बैचलेट, वो अभी इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट मिला है 2024 का। इंदिरा गांधी प्राइज़ के बारे में देखते हैं। एनुअली मिलता है एक पर्सन को या ऑर्गेनाइजेशन को इन रिकॉग्निशन ऑफ क्रिएटिव एफर्ट्स टुवर्ड्स प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड डिसआर्मामेंट। ठीक है, फिर अपन देखते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स। तो अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स दिए हैं। उसमें 6 कैटेगरी ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड है। फर्स्ट है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए मिलता है स्पोर्ट्स में फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। इस साल मिला है डी गोकेश को चेस के लिए, हरमनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार को पैरा एथलीट्स के लिए और मनु भाकर को शूटिंग के लिए। फिर अर्जुना अवार्ड मिलता है फॉर कंसिस्टेंट गुड परफॉर्मेंस ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर फॉर द कोचेस। द्रोणाचार्य मतलब जो टीचर थे कोचेस को। फिर मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये ऊपर वाला था खेल रत्न अवार्ड और ये है मेजर ध्यानचंद अवार्ड। ये हाईएस्ट ऑनर है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है स्पोर्ट्स के लिए। फिर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेट्स को मिलता है जो प्रमोट करते हैं स्पोर्ट्स को ओवर द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। अब अपन नेक्स्ट आते हैं ट्राइब्स एंड न्यूज़। तो ट्राइब्स एंड न्यूज़ में सबसे पहले आप मैप में देख लीजिए। तो अपन यहाँ से फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट नेमिंग इज़ गिवन टू ये बिरहोर ट्राइब्स। तो बिरहोर ट्राइब्स का मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर देती हूँ, लेट अस टेक इट ब्लू। तो बिरहोर ट्राइब्स रहते हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में। फिर अपन सेकेंड नंबर पे आते हैं अंगामी नागा ट्राइब्स, तो ये नागालैंड के हैं। फिर हम आते हैं थर्ड में कोरागा ट्राइब जो कर्नाटका केरला में रहते हैं। फिर हम फोर्थ नंबर पे आते हैं जरावा ट्राइब जो अंडमान निकोबार में रहते हैं। फिर हम फिफ्थ नंबर पे आते हैं मन्नान कम्युनिटी जो केरला में रहती है। फिर हम सिक्स्थ नंबर में आते हैं हट्टी ट्राइब जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में रहते हैं। फिर हम सेवेंथ नंबर में आते हैं गोट्टी कोया ट्राइब जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं। फिर हम 8th नंबर में आते हैं बोडो ट्राइब जो आसाम में रहते हैं। फिर 9th नंबर में थादू ट्राइब जो मणिपुर में रहते हैं। ठीक है, अब हम ये जो हमने ट्राइब्स पढ़ा ना लोकेशन के हिसाब से, अब हम उसका वो देखेंगे कि क्या स्पेसिफिक है और क्यों न्यूज़ में है ये ट्राइब्स। तो बिरहोर ट्राइब का देखते हैं सबसे पहले। तो ये झारखंड के बिरहोर ट्राइब हैं। वापस चलो हम जो जिससे हाईलाइट कर रहे थे वो आते हैं। उन्होंने ज्वाइन किया है मूवमेंट अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब दे हैव स्टूड फॉर द फर्स्ट टाइम अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। ये पीवीटीजी हैं, फॉरेस्ट डिपेंडेंट एंड बिलोंग टू अ सेमी नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटी। पीवीटीजीज आर आइडेंटिफाइड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। करेंटली देयर आर 75 पीवीटीजीज। ये बिरहोर लैंग्वेज बोलते हैं जो मुंडा ग्रुप की है, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में रहते हैं। फिर अंगामी नागा ट्राइब क्यों न्यूज़ में है? द अंगामी नागा ट्राइब पार्टिसिपेटेड इन स्टोन पुलिंग सेरेमनी एज अ पार्ट ऑफ नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है ना, उसके स्टोन पुलिंग सेरेमनी में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हैबिटेट कहाँ है? ये कोहिमा और दीमापुर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं मेजरली। इनके जो विलेजेस हैं दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू खेल्स थी नाउ बेस्ड ऑन क्लैन डिविजन्स, तो खेल्स पे बेस्ड है। फिर लैंग्वेज की बात की जाए तो ये रोमन स्क्रिप्ट में लिखी हुई है इनकी लैंग्वेज, तिब्बतो बर्मन ओरिजिन है। फेस्टिवल है इनका सेक्रेनगी, अ प्रोमिनेंट हार्वेस्ट सेलिब्रेशन इंटीग्रल टू अंगामी कल्चर। ट्रेडिशनल अटायर की बात की जाए तो अलग से अटायर पहनते हैं जिनको किल्ट बोलते हैं। रिलीजन इनका प्रीडोमिनेंटली क्रिश्चियन है।
और ये अंगामी रिबेलियन से एसोसिएटेड है अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। ठीक है, फिर कोरागा ट्राइब देखते हैं। कोरागा ट्राइब ऑपरेशन स्माइल से एसोसिएटेड है, केरला के ट्राइब है। दे आर सेड टू रिसीव लैंड टाइटल्स अंडर ऑपरेशन स्माइल। तो ऑपरेशन स्माइल प्रोजेक्ट को देख लेते हैं। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च बाय केरला गवर्नमेंट विद द एम टू रिहेबिलिटेट सपोर्ट होमलेस पीपल। तो जो कोरागा ट्राइब है ना, ये भी पीवीटीजी है, कासरगोड डिस्ट्रिक्ट केरला और कर्नाटका में। इनको स्टेटस मिला है शेड्यूल ट्राइब का 1956 में, और इनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है बास्केट मेकिंग। लैंग्वेज ये तुलु लैंग्वेज बोलते हैं, बट दे हैव देयर इंडिपेंडेंट लैंग्वेज ऑल्सो। फिर जरावा ट्राइब की बात की जाए तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैज़ बीन एनरोल्ड इन जरावा ट्राइब ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैज़ बीन एनरोल्ड इन इलेक्टोरल रोल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार ये इलेक्टोरल रोल में आए हैं। जरावा ट्राइब की बात की जाए तो एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है इनका 341, विच इनहिबिट द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ एंड मिडिल अंडमान आइलैंड्स। ऑक्यूपेशन क्या है? दे लीड देयर नॉर्मल लाइफ ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग। देयर कम्युनिटी इज़ वन ऑफ द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अदर्स बीइंग ग्रेट अंडमानीज, ओंजेस, सेंटिनलीज एंड शॉम्पेन्स। ठीक है, तो अभी ये पहली बार इलेक्टोरल रोल में आए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। फिर मन्नन कम्युनिटी की तरफ आते हैं तो रमान राजा मन्नन, द किंग ऑफ मन्नन कम्युनिटी एंड द ओनली ट्राइबल किंग इन केरला, पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे परेड इन दिल्ली। तो रिपब्लिक डे परेड जो दिल्ली में हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किए। रिलीजन की बात करते हैं तो मेनली कुमिली पंचायत इन उडुपी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। लैंग्वेज की बात की जाए तो दे पजेस अ यूनिक डायलेक्ट दैट ब्लेंड तमिल एंड मलयालम। तो तमिल और मलयालम को जो ब्लेंड करके यूनिक डायलेक्ट है उसमें ये बात करते हैं। ये स्किल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट हैं। रिलीजन की बात की जाए तो ये हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, जैसे डीटीज़ लाइक शिवा, विष्णु, भागवती, ये सबको। ठीक है, फिर हट्टी ट्राइब की बात करते हैं तो बोडो बोड़ा त्यौहार फेस्टिवल नोन एज माघो का त्यौहार, द लार्जेस्ट एनुअल सेलिब्रेशन ऑफ हट्टी ट्राइब्स इन द ट्रांसगिरी रीजन इन हिमाचल प्रदेश है स्टार्टेड। तो हट्टी ट्राइब्स कहाँ है? हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में। ये नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब्स हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2023। और इनका नाम कैसे पड़ा? ट्रेडिशन ऑफ सेलिंग होम ग्रोन प्रोड्यूस दैट इज़ एट स्मॉल मार्केट्स आर नोन एज हाट। तो मतलब ये घर में जो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं ना, उसको वो बेचते हैं छोटे छोटे वीकली मार्केट्स में, हाट, इसलिए इनका नाम पड़ा हट्टी ट्राइब्स। ऑफन रेफर्ड टू एज ट्रांसगिरी ड्यू टू देयर लोकेशन नियर द गिरी एंड टोन्स रिवर। तो इनको ट्रांसगिरी बोलते हैं क्योंकि वो टोन्स और गिरी रिवर के बीच में रहते हैं। लिव इन द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आते हैं गोट्टी कोया ट्राइब। द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैज आस्क्ड सेंटर स्टेट्स टू सबमिट अ डिटेल्ड रिपोर्ट ऑन स्टेटस ऑफ गोट्टी कोया ट्राइब। तो NCST है ना, उन्होंने डिटेल रिपोर्ट मांगी है। ये आदिवासी ट्राइब है छत्तीसगढ़ के, हु हैड रीलोकेटेड फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू नेबरिंग स्टेट्स इन 2005 टू एस्केप वायलेंस बिटवीन नक्सल्स एंड इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस। तो ये छत्तीसगढ़ छोड़ के अगल बगल वाले स्टेट में चले गए थे। ये अपनी गोंडी लैंग्वेज बोलते हैं, साउथ सेंट्रल द्रविडियन लैंग्वेज। इनका ऑक्यूपेशन है हंटिंग, फूड गैदरिंग एंड फिशिंग। ये फेस्टिवल कौन कौन से मनाते हैं? मल्टीपल गॉड्स एंड गॉडेसेस को वर्शिप करते हैं, और पहले नेचर को वर्शिप करते थे क्योंकि वो उन्हें फूड और लाइवलीहुड देता है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाए तो विलेजेस आर पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज विद इट्स हेड कॉल्ड पटेल। तो इनका जो हेड होता है उनको बोलते हैं पटेल। फिर आते हैं हम बोडो ट्राइब में। फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव वॉज इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली टू सेलिब्रेट बोडो लैंग्वेज, लिटरेचर एंड कल्चर। अब बोडो ट्राइब के ऊपर बोडोलैंड महोत्सव देख लिया ना, अब बोडो ट्राइब देखते हैं। आसाम के लार्जेस्ट इंडिजीनियस कम्युनिटी है जो बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में रहते हैं। जो कौन कौन से स्टेट्स में है, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में? आसाम के कोकराझार, बक्सा, उदालगुरी एंड चिरांग डिस्ट्रिक्ट। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन इज गवर्नड बाय बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एस्टैब्लिश्ड अंडर द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके अंदर बनी है? 6th शेड्यूल। दे ऑल्सो लिव इन बांग्लादेश, नेपाल एंड अदर स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है ना। बोडो लैंग्वेज की बात की जाए तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज फैमिली और 8th शेड्यूल में है। बोडो पीस अकॉर्ड हुआ 2020 में, जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ आसाम और बोडो ग्रुप्स के बीच में हुआ। ठीक है, फिर देखते हैं हम थदाऊ ट्राइब। थदाऊ ट्राइब रिलीज्ड अ 10-point डिक्लेरेशन टू प्रोटेक्ट थदाऊ ट्राइब्स डिस्टिंक्ट कल्चर इन मणिपुर। तो इंडिजीनियस नॉन नागा ट्राइब है लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब है। ठीक है, इम्फाल वैली में रहते हैं। ये थदाऊ लैंग्वेज बोलते हैं जो तिब्बतो बर्मन फैमिली की, सीनो तिब्बतन लैंग्वेज ग्रुप की। गॉड पथेन है इनके, फोक रिलीजन है। ड्वेलिंग्स ये किस में रहते हैं? नॉट अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड अर्बन प्लान एंड नो मार्किंग ऑफ पेरीमीटर। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मिसलेनियस के अंदर। तो एक आयरन एज ग्रुप इन आयरन एज इन इंडिया की बात करेंगे हम। फर्स्ट टॉपिक है इसमें जो
A groundbreaking study has revealed that Iron Age may have begun in Tamil Nadu as early as 3345 BCE. कितना 3345 BCE? The report Antiquity of Iron, recent radiometric dates from Tamil Nadu challenges the belief that iron technology first emerged in Hittite Empire. Excavation कहाँ कहाँ हुआ है? आदिचन्नालूर, शिवागलाई, किलना मंडी, मंगाड़ू, थेलुंगुर प्रोवाइडेड न्यू साइंटिफिक डेट्स. तो अभी यहाँ एक्सकवेशन हुआ है, उससे न्यू साइंटिफिक डेट्स मिली है. अब आयरन एज इन इंडिया की बात करते हैं, जो फाइंडिंग्स हुई है. तो बैकग्राउंड क्या है? अर्लियर इंडियाज आयरन एज वॉज थॉट टू बिगिन इन द फर्स्ट मिलेनियम BC, later pushed to second millennium BC with finds from Rajasthan and UP. New evidence from Tamil Nadu now dates it back to the mid third millennium BCE. डेटिंग टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ हुई है? एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, रेडियो कार्बन एंड ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस डेटिंग. ठीक है. की फाइंडिंग्स क्या क्या है? तमिलनाडुज आयरन एज इज़ द ओल्डेस्ट रिकॉर्डेड आयरन एज ग्लोबली. शिवागलाई में आयरन रिलेटेड फाइंड्स मिले हैं 3345 से 2953 BCE के बीच के, विद अ बरियल उर्न सैंपल, मेकिंग इट द अर्लीस्ट रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी ग्लोबली. अब यहाँ पे बॉक्स में देखो, एंटिक्विटी ऑफ आयरन में ऋग्वैदिक पीपल थे, वन फेमिलियर थे आयरन से. बुद्धिस्ट लिटरेचर और अर्थशास्त्र में मेंशन मिला है आयरन स्मिथिंग का. फिर आहार चालकोलिथिक में अर्ली आयरन आर्टिफिक्ट्स पे मिले. ठीक है. फिर एडवांस मेटलर्जी की बात करें, द सोफिस्टिकेशन ऑफ अर्ली इंडियन मेटलर्जी इज एविडेंस्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ 3 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ आयरन स्मेल्टिंग फर्नेसेस एट साइट्स इंक्लूडिंग कोडुमन्नाल, चेटीपलायाम एंड पेरुलुंगालूर. These furnaces could achieve temperatures up to 1300 degrees centigrade, demonstrating the advanced technological understanding necessary for producing sponge iron. Copper and Iron Age were contemporaneous. When cultural zones located north of Vindhyas experienced Copper Age. क्या बोल रहे हैं? जब नॉर्थ ऑफ विंध्यास, जैसे ये विंध्यास है, तो जब नॉर्थ में हो रहा था कॉपर एज, तो साउथ में हो रहा था आयरन एज. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है. फिर की एविडेंसेस क्या है आयरन एज के, जो डिफरेंट अलग अलग पार्ट्स में हुए? तो आयरन एज इन नॉर्थ इंडिया. द आयरन एज इन नॉर्थ इंडिया इज आर्कियोलॉजिकली रिप्रेजेंटेड बाय पर्टिकुलर पॉटरी टाइप्स. की पॉटरी टाइप्स कौन कौन सी है? पेंटेड ग्रे वेयर, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. तो अब टाइमलाइन है अलग अलग. तो पेंटेड ग्रे वेयर की टाइमलाइन है, वो मेनली वेपन्स में यूज़ होते थे और 800 से 400 BC. फिर नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की है 6000 से 1000 BC, 6000 से 100 BC स्पेशलाइज्ड पर्पजेज़ के लिए यूज़ किए जाते थे. फिर आयरन एज साउथ इंडिया में जो आई वो मेगालिथिक कल्चर था, एक एसोसिएटेड विथ हैबिटेशन साइट्स. और की साइट्स कौन कौन सी? नैकुंड, विदर्भ और पयमपल्ली तमिलनाडु में. आयरन यूजेस होता था फायर कंट्रोल के लिए, एडवांसमेंट इन फायर कंट्रोल फॉर आयरन एक्सट्रैक्शन. फिर आयरन एज इन अदर रीजन, सेंट्रल इंडिया मालवा में आई 700 से 500 BCE के बीच में, और मिडिल और लोअर गंगा वैली में आई 750 से 700 BCE के बीच में. ठीक है. इसमें एकदम ज़्यादा याद नहीं करना है, बस सिर्फ बेसिक ध्यान रखना है. ठीक है. फिर आते हैं हम नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ आयरन एज. तो टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, जिसमें मेटलर्जिकल एडवांसमेंट हुआ, एग्रीकल्चर में बेनिफिट हुआ, वॉरफेयर में बेनिफिट हुआ, क्राफ्ट्समैनशिप में बेनिफिट हुआ. फिर अर्बनाइजेशन की बात करेंगे तो लेड टू इंडिया सेकेंड अर्बनाइजेशन. इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं 800 से 500 BC विद टाउन डेवलपमेंट इन गंगा वैली. फिर एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो आयरन टूल्स लाइक होज एंड प्लगशेयर्स बूस्टेड प्रोडक्टिविटी. ठीक है. फिर पॉलिटिकल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो राइज ऑफ महाजनपदास, लार्ज किंगडम्स बने. आर्ट और आर्किटेक्चर में दिल्ली आयरन पिलर था 4th सेंचुरी CE का, जिसमें एडवांस्ड रस्ट रेजिस्टेंस मेटलर्जी शो होती है अपन को. वॉरफेयर रिवोल्यूशन हुआ, अलग अलग मिलिट्री स्ट्रैटेजीज बनी, क्योंकि आयरन आ गया था तो अलग अलग टूल्स बन गए थे. ठीक है. फिर हम देखते हैं फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट. तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन ऑर्गेनाइज्ड द फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट. तो फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के द्वारा 2024 में. इसका थीम था रोल ऑफ बुद्ध धर्म इन स्ट्रेंथनिंग एशिया, कि कैसे यूनिटी और स्ट्रेंथन किया है एशिया को बुद्ध धर्म ने. सो पार्टिसिपेशन फ्रॉम 32 कंट्रीज एंड ओवर 160 इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स. सिग्निफिकेंस क्या था फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट का? फर्स्ट एम्फेसाइज द प्रोफाउंड इंटरकनेक्शन अमॉन्ग बुद्ध धर्म, इंडिया एंड एशिया, शोकेसिंग देयर कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप. द समिट ऑल्सो अडॉप्टेड द दिल्ली डिक्लेरेशन. ये अभी हम बॉक्स में देखेंगे इसमें क्या है. The summit reaffirmed the role of Buddha Dharma as a guiding framework for ethical governance, compassionate action and sustainable development. The summit aligns with India's Act East policy and Neighborhood First policy,
फोकसिंग ऑन कलेक्टिव इंक्लूसिव एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इन एशिया। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे फोकस करती है। अब दिल्ली डिक्लेरेशन की बात करेंगे तो दिल्ली डिक्लेरेशन में 4 चीज़ थी। बिल्ड स्ट्रॉन्गर कनेक्शंस बिटवीन एशियन नेशंस बेस्ड ऑन बुद्ध धम्मा प्रिंसिपल्स, focus on preserving and studying Pali text and Buddhist philosophy, involve youth more actively in cultivating a value-based society, explore the relevance of Buddha Dharma in modern scientific and medical fields, emphasize Buddha's teachings as a unifying force for global peace and understanding। ठीक है, तो फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट, आई होप ये क्लियर होगा आपको। फिर कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं, वो न्यूज़ में क्यों हैं, तो सबसे पहले हम GI टैग्स देखेंगे। तो घरचोला साड़ी गुजरात की, ठीक है, अ ट्रेडिशनल वेडिंग साड़ी फ्रॉम गुजरात, हिस्टोरिकली क्राफ्टेड इन ऑस्पिशियस कलर्स ऑफ रेड, मरून, ग्रीन एंड येलो, और ट्रेडिशनली ये हिंदू और जैन वेडिंग्स में यूज़ होता है। इसको बोलते हैं घरचोला साड़ी, ठीक है, इसको GI टैग मिला है गुजरात में। फिर नारासापुर क्रॉसेट लेस आंध्र प्रदेश, ये वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है, लेस है, कॉटन थ्रेड से बनती है, उसको GI टैग मिला है। फिर प्रोजेक्ट वीर गाथा आते हैं, तो ओवर 1.76 करोड़ स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़ पार्टिसिपेटेड इन प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0। तो वीर गाथा क्या प्रोजेक्ट है वो देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। ये 2021 से चल रहा है। इसमें वेलर, सेल्फ सेक्रीफाइस और करेज ऑफ गैलेंट्री अवॉर्डीज़ की स्टोरी को पढ़ा जाता है और गाया जाता है। ये CBSE से एफिलेटेड हर स्कूल्स में होता है। अब युगा युगिन भारत नेशनल म्यूजियम, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने पार्टनरशिप की है फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के साथ टू डेवलप युगा युगिन भारत नेशनल म्यूजियम इनटू अ वर्ल्ड क्लास कल्चरल इंस्टीट्यूशन। ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट है एंड स्पैन्स अक्रॉस न्यू दिल्ली नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक्स। ये इंडिया के हेरिटेज को शोकेस करेगा। इट विल बी डेवलप्ड यूजिंग एडेप्टिव रीयूज ensuring preservation of cultural heritage of north and south block. This approach mirrors France का Grants Project Initiative which saw the transformation of government buildings into iconic cultural spaces. तो क्या है बेसिकली, हम इसमें जो पुराने प्लेसेस है ना हमारे, उसको हम म्यूजियम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन न्यूज़, तो उसमें है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में। तो 2025 मार्क्स द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाज़ 100th फाउंडेशन ईयर। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में देखते हैं। तो बैकग्राउंड की बात की जाए तो फॉर्मेशन ऑफ CPI आउटसाइड इंडिया 1920 में सबसे पहले इंडिया के बाहर बनी थी। तो उसमें कौन कौन था, MN रॉय थे, मोहम्मद अली था, मोहम्मद शफीक थे। ताशकंद में बनी थी जो कैपिटल है तुर्कमेनिस्तान की, टू फॉर्म द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फिर रीज़न क्या था, सडन विड्रॉल ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया था तो ये लोग खुश नहीं थे और इन्होंने इंस्पिरेशन ड्रॉ किया अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 से। फॉर्मेशन ऑफ CPI इनसाइड इंडिया, तो अब इंडिया में कब बनी, 1925 में बनी जब उन्होंने कानपुर कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस में डिक्लेरेशन साइन किया। फिर फर्स्ट प्रेसिडेंट थे MS चेटियार फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और 1923 मई में फर्स्ट मेड सेलिब्रेशन होता है, उसको लेबर डे भी बोलते हैं। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरीज थे SV घाटे एंड JP बागेरहट्टा। फाउंडिंग मेंबर्स थे और बहुत सारे लोग, वो सबको याद नहीं रखना है। आइडियोलॉजी की बात की जाए तो ये मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट आइडियाज़ पे बिलीव करते हैं। ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है एंड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन आइडियल्स ऑफ कार्ल मार्क्स एंड व्लादिमीर लेनिन और कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ पे चलते हैं। पब्लिकेशन जो सपोर्ट करा था CPI ने वो है गनवनी, बंगाली वीकली है। फिर उसके बाद उर्दू का एक न्यूज़पेपर है और एक क्रांति है जो मराठी वीकली है बॉम्बे से, ठीक है। फिर की इवेंट्स की बात की जाए, इवेंट्स कौन कौन थे इससे थे, तो बैन जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड CPI बैन कर दिया था, तो CPI को इलीगल इन 1934। फिर इस बैन को लिफ्ट कर लिया था 1942 में। फिर स्प्लिट हुआ 1964 में फॉलोइंग द आइडियोलॉजिकल रिफ्ट बिटवीन सोवियत यूनियन एंड चाइना। तो CPI उस टाइम CPI प्रो सोवियत फैक्शन और CPI मार्क्सिस्ट प्रो चाइना फैक्शन में बदल गई। फिर रोल ऑफ CPI क्या था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, तो मोबिलाइजेशन ऑफ मासेस की बात करेंगे तो इसमें था CPI लेड ग्रुप्स लाइक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 एंड ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन एंड महिला संगम्स बने थे। फिर सोशल रिफॉर्म्स की बात की जाए तो CPI ने एडवोकेट किया था दलित राइट्स के लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए और यूनाइटेड नेशंस के लिए, मतलब एक यूनाइटेड नेशन होना चाहिए। केरला में लीडर्स लाइक AK गोपालन एंड प्री कृष्णा पिल्लई ने गुरुवायूर सत्याग्रह लीड किया था टेम्पल एंट्री के लिए फॉर अनटचेबल्स। महाराष्ट्र में RB मूरे ऑर्गेनाइज्ड अम्बेडकर चावदार लेक सत्याग्रह एट महाड़, तो महाड़ में सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था जिसको महाड़ सत्याग्रह बोलते हैं। फिर डिमांड फॉर फुल इंडिपेंडेंस, तो विद ओपन लेटर्स टू INC सेशंस इन अहमदाबाद एंड गया
लेटर अडॉप्टेड एट लाहौर, बाद में लाहौर में अडॉप्ट हुआ था। फिर आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो थ्रू द ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन एंड प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन CPI ने प्रमोट किया था रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। फिर ब्रिटिश रिएक्शन क्या था, मीरठ कॉन्स्पिरेसी केस हुआ जिसमें टारगेटेड कम्युनिस्ट लीडर्स ड्यू टू देयर ग्रोइंग इन्फ्लुएंस। फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में क्या रोल था, आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो MN रॉय ने प्रपोज किया था 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया। CPI सजेस्टेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फिर बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी सपोर्ट किया। आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो CPI ने शेप किया सेक्युलरिज्म को, जस्टिस को, इक्वालिटी को, सफ्रेज को, माइनॉरिटी राइट्स को, लैंड रिफॉर्म्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आई होप ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट है हरिदास मूवमेंट। मैसूर संगीत सुगंध फेस्टिवल इज सेलिब्रेटिंग द रिवर्ट दासा ट्रेडिशन ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक ऑफ हरिदास मूवमेंट। तो मैसूर का जो संगीत सुगंध फेस्टिवल है ना, वो दासा ट्रेडिशन सेलिब्रेट कर रहे कर्नाटिक म्यूजिक का, जिसको हरिदासा मूवमेंट भी बोलते हैं। ये कर्नाटका में ओरिजिन हुआ और लेटर स्प्रेड हुआ ईस्टर्न स्टेट्स में सच एज बंगाल और आसाम में। ये स्टार्ट किया था हरिदासाज ने, सर्वेंट्स ऑफ लॉर्ड हरि बोलते हैं, और टुक द शेप इन 13th and 14th सेंचुरी। ऑब्जेक्टिव था द्वैत फिलॉसफी ऑफ माधवाचार्य को प्रोपोगेट करना। ठीक है, माधवाचार्य फिलॉसफी ऑफ शुद्ध द्वैत। फिर माधवाचार्य की फिलॉसफी जो शुद्ध द्वैत की है या प्योर डुअलिज्म की, उसको लॉजिकली इस्टेब्लिश किया उसमें कि गॉड इज इटर्नली अ पर्सन एंड इज़ फॉर एवर डिस्टिंक्ट फ्रॉम हिज क्रिएशन। ठीक है, तो गॉड अलग है अपने क्रिएशन से। 1924 का बेलगाम कांग्रेस सेशन, सेंटेनरी ऑफ 1924 बेलगाम कांग्रेस सेशन को सेलिब्रेट किया गया जो बेलगावी में हुआ था। अब इसके बारे में पढ़ते सेशन के बारे में। तो 39th सेशन था INC का और ओनली प्रिसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी। ओनली सेशन था जिसमें महात्मा गांधी हेड किए थे। सिग्निफिकेंस क्या है, ड्रीम स्वराज के और सर्वोदय की देखी गई थी। रीवैम्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ कांग्रेस विद 90% फी कट, तो 90% फी कट हुआ था, फोकसिंग ऑन सोशल चेंज। हेल्ड सेपरेट कॉन्फ्रेंसेज अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी का अगेंस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था। और स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन वर पास टू स्ट्रेस अपॉन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, पेड सोशल सर्विस एंड मेकिंग खादी स्पिनिंग मैंडेटरी। फिर नेक्स्ट टॉपिक है कूका रिवॉल्ट। ट्रिब्यूट हैज़ बीन पेड टू द मार्टियर्स ऑफ कूका मूवमेंट। कूका मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं हम। कूका मूवमेंट 1872 का है। ये फर्स्ट मेजर रिएक्शन था पंजाब में अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिटिकल ऑर्डर। इट वॉज अ क्रूशियल फेज ऑफ नामधारी मूवमेंट। उस टाइम नामधारी मूवमेंट भी चल रहा था, फाउंडेड बाय सदगुरु राम सिंह। नामधारीज आर ऑल्सो नोन एज कूकास, तो नामधारीज को ही कूका बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? ड्यू टू देयर हाई पिच्ड रेसिटेशन ऑफ गुरुबानी कॉल्ड कूक, क्योंकि वो हाई पिच में गुरुबानी का रेसिटेशन करते हैं। तो ही ऑर्गेनाइज्ड कूकाज एंड प्रोवाइडेड मिलिट्री ट्रेनिंग टू यंग मैन, तो उन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी। उन्होंने एनकरेज किया वियरिंग ऑफ हैंड स्पेन वाइट अटायर एज अ फॉर्म ऑफ सिम्बॉल, एज अ सिम्बॉलिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। फिर फेस्टिवल्स की बात करते हैं तो महाकुंभ 2025 की बात करते हैं। तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग है, सेलिब्रेटेड फ्रॉम 13th जुलाई टू February 26 एट प्रयागराज इन उत्तर प्रदेश। अब कुंभ कहाँ कहाँ होता है? तो गंगा रिवर पे हरिद्वार में होता है, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के उसमें होता है, त्र्यंबकेश्वर नासिक में गोदावरी में होता है और उज्जैन में शिप्रा नदी में होता है। ठीक है, हरिद्वार में गंगा में और गंगा यमुना सरस्वती के कॉन्फ्लुएंस में प्रयागराज में। अब कुंभ मेला के बारे में पढ़ते तो हिंदुइज्म का रिलीजियस पिलग्रिमेज है, सेलिब्रेटेड 4 times ओवर 12 years। ठीक है, इसमें शाही स्नान होता है, दीपदान होता है, कल्पवास होता है जो डिसिप्लिन और ऑस्टेरिटी को सिग्निफाई करता है। कुंभ मेला को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में यूनेस्को ने 2017 में रिकॉग्नाइज किया था। चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग जब इंडिया आए थे, वॉज द फर्स्ट टू मेंशन अबाउट कुंभ मेला इन हिज डायरी। सेंट शंकराचार्य गेव कुंभ मेला इट्स फाइनल शेप इन 9th century, तो शंकराचार्य ने इसको फाइनल शेप दिया था। प्रयागराज कुंभ मेला 2019 हैज़ बीन प्लेस्ड इन द गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड फॉर हैविंग द बिगेस्ट सैनिटेशन एंड वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म अमंग अदर्स। तो वेस्ट डिस्पोजल मैकेनिज्म वगैरह भी था यहाँ पे 2019 में, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड मिला है। ठीक है, फिर अपन आते हैं इंडिया के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में और क्या क्या है। तो 2024 में नौरोज़ है, 2023 में गरबा ऑफ गुजरात है, 2021 में दुर्गा पूजा, 2017 में कुंभ मेला, 2016 में योगा, 2014 में थटेराज ऑफ जांडेला गुरुज, 2013 में संकीर्तन ऑफ मणिपुर, 2012 में बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, 2010 में छाऊ डांस, कालबेलिया फोक डांस ऑफ राजस्थान, मुडियेट्टू ऑफ केरला, फिर 2009 में रम्मान ऑफ उत्तराखंड, गढ़वाल हिमालयस, और 2008 में कुटियट्टम संस्कृत थिएटर, वैदिक चैंटिंग और रामलीला, रामायणा का ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस। ठीक है, फिर आते हैं हम गंगा सागर मेला में। लैक ऑफ डिवोटीज टुक अ डिप एट गंगा सागर मेला ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में मेला होता है। गंगा सागर कहाँ है? ये सागर आइलैंड में है, लोकेटेड इन द सुंदरबंस डेल्टा ऑफ वेस्ट बंगाल।
The theatre is situated at a point, the island is situated at a point where Ganges river merges with the Bay of Bengal. तो यहाँ पे गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल में मर्ज होती है. ये एनुअल रिलीजियस फेयर है वेयर द मेन रिचुअल इन्वॉल्व्स टेकिंग अ डिप इन द वाटर्स ऑफ द कॉन्फ्लुएंस. पिलग्रिमेज साइट है, कपिल मुनि का टेम्पल है वहाँ पे, डेडिकेटेड टू द सेज कपिल मुनि. सिग्निफिकेंस है, सेकेंड लार्जेस्ट ह्यूमन गैदरिंग है आफ्टर कुंभ मेला. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा. फिर नेक्स्ट आते हैं हम अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में. भारत रणभूमि दर्शन. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉन्च्ड भारत रणभूमि दर्शन. रणभूमि मतलब वॉरफेयर ग्राउंड. Website and app is a part of Battlefield tourism plan. It is a one-stop destination for information and clearances for battlefield visits, featuring virtual tours and historical narratives. Indian Army, in conjunction with Ministry of Tourism, had shortlisted some other border sites that have witnessed military action in the past. तो कौन कौन सी साइट, जैसे किबूथू, बुमला पास अरुणाचल प्रदेश, रिजांगला पास, पेंगोंग सो लेक एंड डोकलाम, ये सब जगह के लिए. ठीक है, फिर हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज कैलाश मानसरोवर. इन स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग इंडिया एंड चाइना अफर्म्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अक्टूबर 2024 डिसएंगेजमेंट बॉर्डर एग्रीमेंट. तो ये इस प्लान को वर्क करेंगे, ऑपरेट करेंगे. इट ऑल्सो प्रोवाइडेड पॉजिटिव स्टेप्स फॉर रिजम्पशन ऑफ कैलाश मानसरोवर यात्रा. कि कैलाश